हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं कक्षा 8 के विज्ञान विषय का 5वां अध्याय। यह अध्याय जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, आप दैनिक जीवन में जो यूज़ करते होंगे बाइक, मोटरसाइकिल या फिर कोयला आपने देखी होगी, जो भट्टियाँ होती हैं उसमें उपयोग होती हैं। तो हम आज इसको इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि हम अपनी दैनिक जीवन में, ठीक है, हम जितनी चीज़ें रोज़ करते हैं या फिर डेली उपयोग में लाते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारी प्रकृति में पहले से ही मौजूद होती हैं और कुछ चीज़ों को हम अपने प्रयासों से बनाते हैं। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यही था। इसके बाद हम देखेंगे क्रियाकलाप 5.1। तो इसमें क्या दिया है आपको करने के लिए? इसमें दिया है आपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उसका प्राकृतिक तथा मानवीय निर्मित तरीकों से आपको वर्गीकरण करना है। भाई कि कितनी चीज़ों को आपने प्रकृति में पाया है, कितनी चीज़ों को आपने प्रकृति में बनाया है, इन चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आप हो गया वायु, ठीक है बेटा, वायु हो गया, तो वायु जो होता है वो मानव निर्मित नहीं होता, वो प्रकृति से हमें अपने आप ही मिलता है। ओके, और इसके बाद दूसरा हो गया जल, ये भी मानव निर्मित नहीं है, ये भी प्रकृति में हमें अपने आप ही मिलता है। और हो गया आपका घर, ठीक है, तो घर को आप कैसे बनाते हो? आप अपनी मेहनत से बनाते हो, तो वह मानव निर्मित नहीं हुआ। ठीक है, तो इस सूची में को आपको खुद भरना है। आप अपने आसपास की चीज़ों को देखो और आपको समझना है भाई कि ये हमने बनाया है या हमें प्रकृति ने दिया है। तो इन चीज़ों को आप बनाओगे तो आपका जो क्रियाकलाप 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। इतना मैंने आपको बताया, इसके बाद आपको खुद बनाना है। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित है? ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, तो उसमें आपको जल, मृदा और खनिज सम्मिलित है, आपको बताना है। और क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं और प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो वायु हो गया, मृदा, मिट्टी हो गई, खनिज हो गया, ये सारी चीज़ें प्रकृति हमें उपलब्ध कराती है, न कि हम प्रकृति को। इसलिए किसके संसाधन हो गए? प्रकृति के संसाधन हो गए। तो क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? तो क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? आप सोचिए भाई कि क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों यानी कि हमारे क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? कभी नहीं। वायु तो कभी नहीं समाप्त हो सकता, जल भी नहीं और मिट्टी भी नहीं। ठीक है, जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हो। क्या जल एक असीमित संसाधन है? आपको बताना है भाई कि क्या जल एक असीमित संसाधन है, यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं हो। ठीक है, प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अच्छे प्राकृतिक संसाधन उसे कहेंगे कि यह संसाधन जो है प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि इसकी कोई मात्रा नहीं है, यह बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है प्रकृति में उपलब्ध है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाला नहीं है। उदाहरण है सूर्य का प्रकाश और वायु। ठीक है, यह इतनी मात्रा में उपलब्ध है कि इसे आप समाप्ति नहीं कर सकोगे। सूर्य के प्रकाश का आप कितना यूज करोगे? क्या वो ख़त्म हो जाएगा? एक समय आते हो क्या वो ख़त्म हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। वायु को आप कितना ख़त्म कर सकते हो? क्या एक समय आते वायु ख़त्म हो जाएगा? ये भी नहीं है। हाँ भाई, ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, यानी कि सारे जो गैसेस हैं उनके वायु के जो पार्ट में डिवाइड होते हैं कि भाई ऑक्सीजन होता है, गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये होता है, वो होता है, तो वो ख़त्म हो सकते हैं, मगर वायु कभी नहीं ख़त्म हो सकता। ठीक है, उनका अमाउंट ज़्यादा और कम हो सकता है, मगर इसका कभी नहीं होगा। और समाप्त होने वाले संसाधन को देखेंगे कि प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ठीक है, प्रकृति में इन स्रोतों की जो मात्रा होती है वो सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन्यजीव। वन्यजीव खत्म हो सकते हैं क्योंकि एक जीव जो होता है वो दूसरे जीव को खाता है। ठीक है, और वन को हम काट दे रहे हैं, लकड़ियों को अपने उपयोग में लाने के लिए हम वन को काटते जा रहे हैं। जैसे राजमार्गों का निर्माण हो रहा है, रेलवे का निर्माण हो रहा है, तो वन को काट दिया जा रहा है। खेती करने के लिए, वहाँ पे सिटी बनाने के लिए उसको भी काट दिया जा रहा है। ठीक है,
और यदि फैक्ट्री भी खोलना है तो वन को बहुत दूर तक काट दिया जाता है, जिससे वन्य जीव समाप्त होते हैं। वन की समाप्ति होगी तो वन्य जीव भी समाप्त होंगे, ठीक है। और खनिजों का उपयोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, क्योंकि जब खनिज होता है उसको बनने में तो बहुत सारे साल लग जाते हैं, मगर उसे ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा साल नहीं लगता, और उसे बनाने में बहुत ज़्यादा साल लगेंगे, ठीक है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, ये समाप्त हो जाएंगे, फिर इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। यानी कि जो इस समय समाप्त करेगा वो तो देखेगा भी नहीं कि भाई कब बनेगा, क्या होगा। बहुत लगभग हज़ारों सालों लग जाएंगे इसको बनने में, ठीक है। अब क्रियाकलाप 5.2 देखेंगे कि यह कक्षा कक्ष हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है, यानी कि इसमें आपको अपनी क्लास के बच्चों के साथ सामूहिक करना है, ठीक है। कुछ पात्र लेना है, यानी कुछ बर्तन लेना है, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली के भुने हुए चने, टॉफियों से भरना है। विद्यार्थियों को 7 के समूहों में बांट दीजिए। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उप समूहों में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिह्नित करिए। ये उप समूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं, जैसे जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी समूह, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए, यानी कि जैसे कि आपके समूह में पूरे 20 छात्र हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट हैं, तो आप 4-4 का समूह बनाओगे तो 5 समूह बनेंगे। तो पांचों समूह मतलब 4 लोग एक स्थान पे खड़े हो गए। मैं बताती हूँ, सॉरी, ठीक है। ये आपका समूह हो गया, ठीक है, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, ये आपका समूह हो गया। तो इसके लिए हमें एक पात्र रखना है भर के। फिर ये दूसरे का समूह हो गया, इसके लिए भी हमें एक पात्र भर के जैसे रखना होगा, ठीक है। एक और हो गया, तो इसके लिए भी हमें एक पात्र भर के रखना होगा। तो आपको इस प्रकार करना है, समझ में आया। इसके बाद प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें, वस्तुओं को लें। मतलब अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा करने के लिए कहिए। विद्यार्थियों से कहिए कि प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्र में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह और तीसरी पीढ़ी को इसका उपयोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने के लिए कुछ मिला या नहीं। यह भी देखिए कि क्या पात्र में अब भी कुछ शेष बच गया है। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक सामूहिक उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची हो सकती है? जैसे कि उस पात्र में आपने कुछ रख दिया, ठीक है, उस पात्र में आपने कुछ रख दिया। जो पहली पीढ़ी है उसने तो बहुत सारा ले लिया, इतना पहली पीढ़ी ले लिया, ठीक है। दूसरा इतना ले लिया, जो तीसरा है उसके लिए तो इतना ही बचा ना, चौथा के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, चौथा के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो क्या होगा, क्या पहली पीढ़ी लालची नहीं थी? पहली पीढ़ी तो बहुत लालची थी। तो वही आपको बताना है, क्या पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची हो सकती है, या कुछ समूहों को पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतन हो, ठीक है। या फिर पहली पीढ़ी ने क्या किया, इतना लिया, इतना दूसरे के लिए छोड़ा, इतना तीसरे के लिए, इतना चौथे, यानी कि सबको बराबर मिला, ठीक है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, यानी जितनी पीढ़ी थी सब छोटी छोटी अमाउंट में लेते गए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे उतना ही बचे जितना मैंने यूज किया, ठीक है। तो इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों के जीवाश्मों के लिए हो सकता है, इनको हम जीवाश्म ईंधन कहेंगे। और 5.1 के कोयला, अब हम कोयले के बारे में पढ़ेंगे कि क्या आपने कोयला देखा होगा। कोयला काला कलर का होता है, ठीक है, ऐसे टुकड़े के रूप में, उसका कोई आकार नहीं होता। तो यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। देखो यहाँ पे कोयले का फिगर दिया है, ठीक है, कोयला ऐसा होता है। और खाना पकाने हेतु आने वाले ईंधनों के लिए कोयला ही एक है, ठीक है।
खाना पकाने हेतु उपयोग में आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने और भाप बनाने के लिए होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अब हम कोयले की कहानी पढ़ेंगे। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, कितने मिलियन वर्ष पूर्व? 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, बहुत घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। ठीक है, इनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़न हो गए, यानी कि वे चिपक गए नीचे। जैसे जैसे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया और उच्च दाब पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले के परिवर्तन, जैसे कि मैंने एक पेड़ काट दिया, ठीक है, या फिर पेड़ कैसे भी कट गया, ये पेड़ की पत्तियां हो गई, इसके ऊपर जब मिट्टी आ गया, मिट्टी के ऊपर कुछ समय बाद जब चिपटा हो जाएगा तो ये छोटे छोटे टुकड़े के भाग में काला काला रूप ले लेगा, जिसको हम कोयला बोलेंगे। ठीक है, उच्च ताप और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए और कोयला मुख्य रूप से कार्बन ही होता है। मृत वनस्पति के धीमे धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना होता है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, यह किससे बना होता है? यह वनस्पति के अवशेष से मिलके बना होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।